एक पाठ आ रहा था, पाठ का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक। उस पाठ के हम 4-5-6 वीडियो बना चुके थे और आज हम अगला वीडियो लेकर के आए। इस पाठ मतलब आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ने वाली चीज मैंने पहले ब्लैक बोर्ड पर लिख रखी है। सारे वीडियो जो थे वो व्हाइट बोर्ड पर थे, लेकिन आज का वीडियो हमारा ब्लैक बोर्ड पर आ रहा है। तो एक तो हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया का अर्थ उदाहरण से, जो हमने जानकारी अम्ल क्षार वाले लवण में भी ले लिया था, तो वही सेम चीज आ रही, तो ज्यादा इसमें समस्या आएगी नहीं। एक आएगा उत्प्रेरक, जो हमारे पाठ का नाम का अंतिम टुकड़ा भी है, उसका अर्थ भी लेंगे, उसके उदाहरणों को भी समझेंगे, उत्प्रेरण का मतलब भी समझेंगे, और क्रिया के आधार पर ये जो दोनों प्रकार होते हैं उत्प्रेरक के, समांगी और विषमांगी, ये चीज हम समझेंगे। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो और बनेगा और उसके साथ ये पाठ नंबर 6 का हमारी श्रृंखला है वो खत्म हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या है। अंग्रेजी बोला हूं मैं, उदासीनीकरण को अंग्रेजी में न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख क्या रहा हूं, अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके अम्ल का गुण खो देता है और क्षार का गुण खो देता है और लवण और जल बन जाता है। ये जो अभिक्रिया है, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया हम कहते हैं। तो अम्ल क्षार की आपस में क्रिया को जैसे लवण और जल प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब जिन उदाहरणों से आपको समझा रखा वो उदाहरण आप समझिए। नंबर 1 HCl, नंबर 4 ले लिया आपने NaOH। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है लेकिन प्रबल अम्ल है। और ये क्या है, NaOH क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन प्रबल क्षार है। और दोनों ने आपस में क्रिया की, ये इसका Na और ये वाला Cl, ये तो बना दिया लवण। क्यों खाते हैं, सोडियम क्लोराइड नाम का लवण, ये सोडियम क्लोराइड नाम का लवण बन गया। और साथ में क्या बना, ये साथ में बन गया ये H2O, जल बन गया। वापिस दोबारा समझिए। आपका उदाहरण में हमने जो पहला उदाहरण ले रहे हैं वो प्रबल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ है। अम्ल कौन सी प्रबल है, क्षार कौन सी प्रबल है, ये हमने अम्ल क्षार वाले उदाहरण में ले लिया, वाले पाठ में पढ़ लिया होगा। अब वो जानकारी होगा तो इसका वाला वीडियो रिवाइज करके देखना, आपको ध्यान में आएगा। ठीक है, तो प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ क्रिया करेंगे तो जो लवण बनता है वो लवण जो होता है वो सोडियम क्लोराइड है। अगर ये बनेगा, ये लवण हमारे लिए उदासीन लवण होगा। उदासीन लवण का मतलब यहां से जो बाद में जो पीएच प्राप्त होगी वो पीएच किसके बराबर होगी, 7 के बराबर होगी। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, ये जानकारी वैसे ही हमने उस पाठ में ले ली थी, तो इसमें ज्यादा आएगा नहीं। दूसरा, अम्ल को हम प्रबल ही रखते हैं। अम्ल को हम क्या करते हैं, प्रबल ही रखते हैं, मतलब HCl ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ क्षार जो है वो NH4OH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऊपर है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, दुर्बल क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम का दुर्बल क्षार है। क्या हुआ, ये NH4 ये Cl लेकर के क्या बन गया, नौसागर, जिसको हम बोलते हैं एक ऐसा पदार्थ जो ठोस से सीधा गैस में बदलता है, बीच में दरार नहीं आती है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसका नाम लिख दिया हमने अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये लवण है, लेकिन किस प्रकार का लवण है आप समझिए। चूंकि प्रबल अम्ल के साथ क्रिया करके, प्रबल अम्ल थी, क्षार दुर्बल था, तो ये जो लवण बनता है वो लवण होता है अम्लीय लवण। कौन सा लवण होता है, अम्लीय लवण हमें प्राप्त होता है। तो ये जानकारी हमने उस पाठ में भी ली थी। और बाकी का बचा हुआ ये OH और ये H दोनों मिलकर के H2 बनाते हैं। और इस प्रकार का जो लवण मिलता है वो pH जो होता है, उसका pH जो होता है वो 7 से कम प्राप्त होता है, और जिसका pH 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। तो एक उदाहरण हमने आपके बीच में और रख दिया। कुल मिलाकर के अम्ल की हम किससे क्रिया करवा रहे हैं, क्षार के साथ क्रिया करवा रहे हैं। अब तीसरे नंबर का आप और देखिए, तीसरे नंबर का एक और ले लेते हैं हम। ठीक है जी, इसी में 3 उदाहरणों के माध्यम से हम अम्ल क्षार को समझ रहे हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए। तीसरा उदाहरण क्या है, हम यहाँ जो अब अम्ल ले रहे हैं वो अम्ल ले लेते हैं CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल है जो दुर्बल अम्ल का उदाहरण है, दुर्बल अम्ल का उदाहरण है।
अब इनकी क्रिया करें किसके साथ, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम बोल रहा हूं आप नीचे लिख भी सकते हैं इनका, सोडियम का मतलब प्रबल क्षार के साथ क्रिया करें, और जैसे ही प्रबल क्षार से क्रिया करें, अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो लवण बनेगा। यहाँ लवण कौन सा बना, देखिए CH3COO ये वाला, और ये दूसरा Na, ये बन गया CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट नाम का लवण प्राप्त हुआ। और ये जो लवण होता है वो लवण क्षारीय लवण होता है। ये जो लवण प्राप्त हुआ मतलब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल तो लवण क्षारीय होगा, प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार है तो लवण जो है वो अम्लीय होगा। दोनों प्रबल है और प्रबली अम्ल है, प्रबली क्षार है तो प्राप्त लवण उदासीन होगा। इसका मतलब इसका जो पीएच होगा वो पीएच आपके 7 से अधिक आएगा। तो 2-3 बढ़िया जानकारी वापिस रिवाइज हो रही है। आपने अम्ल क्षार लवण वाला पार्ट अगर ढंग से सुन रखा हो तो आपको वहीं आ गया होगा। अब अभी दोबारा समझ लीजिए, ठीक है। उदासीन लवण का वो एग्जांपल पूछ ले बाई चांस तो सोडियम क्लोराइड जो खाने में उपयोग करते हैं। दूसरा अमोनियम क्लोराइड एक अम्लीय लवण है NH4Cl, नौसागर का उदाहरण भी है। और सोडियम एसीटेट जो है हमारे पास क्षारीय लवण है। तो ये हमने क्या ले लिया, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। मतलब क्या है, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं, उत्पाद के रूप में हमको लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमने प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ भी कर ली, प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षार के साथ भी कर ली, और दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ भी कर ली। हम दुर्बल क्या है अम्ल और दुर्बल क्षार की भी करवा सकते थे, लेकिन जो उदाहरण हमारी किताब में जिक्र कर रखे हमने उन उदाहरणों के माध्यम से तुमको समझा दिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक। तो इनको मिटा रहा हूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि क्या आप उदासीन लवण का उदाहरण जानते हैं क्या। मैंने उदासीन लवण को मिटाया नहीं है, NaCl। क्या आप अम्लीय लवण का उदाहरण जानते हैं क्या, मैंने मिटाया नहीं उदाहरण को। और क्या आप क्षारीय लवण का उदाहरण जानते हैं क्या, लीजिए ये वो ब्लैक बोर्ड पर बने हुए रहेंगे, मैं मिटा रहा हूं। क्षारीय लवण सोडियम एसीटेट CH3COONF, अम्लीय लवण NH4Cl जिसको नौसागर भी बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। जो खाने का नमक काम आता है जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, वो हमारे लिए उदासीन लवण है। ठीक है, अगला आ रहा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में इसको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो उत्प्रेरक को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उत्प्रेरक का पहले मतलब समझते हैं। वास्तव के अंदर उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये उत्प्रेरक होते क्या, ये उत्प्रेरक जिसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर मिलाए जाने वाले वे पदार्थ, ठीक है, मतलब ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में मिलाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, वेग में परिवर्तन कर देते हैं, या तो वेग को बढ़ा देते हैं या वेग को घटा देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जिनको रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर उनके वेग में परिवर्तन हो जाता है और जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। आप समझिए, पूरी भाषा समझ जाइए, अब उत्प्रेरक का अर्थ आ रहा। तो अब क्या है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में, उसकी वेलोसिटी में चेंज करते हैं, या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, या उनमें खुद में कोई बदलाव नहीं आता। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए, ऐसे पदार्थ स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, वो पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, प्रेरणा देने वाले कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। ये तो हुआ। अब आपको छोटे मोटे उदाहरण समझिए। एक बड़ा फेमस उदाहरण लिया था, तो धीमी अभिक्रिया पढ़ रहे थे इसी पार्ट के अंदर, मंद अभिक्रिया का उदाहरण लिया था। वो मंद अभिक्रिया का उदाहरण क्या था पता आपको, हमने KClO3 ये मंद अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसको पूरा होने में कई घंटे कई दिन के साल लग सकते हैं पूरा होने में। तो KClO3 टूटता किसके अंदर है, ये टूटता है 2 अणु KCl के और 3 अणु O2 के, ऑक्सीजन गैस मिलती है हमको KClO3 टूटने से। ये अभी मंद अभिक्रिया है। अगर इस अभिक्रिया को तेजी से पूरा करना है तो आपको क्या करना है, इसमें मिक्सअप करना है, एक चूर्ण मिलाना है। वो किसका चूर्ण मिलाना है, MnO2 का। तो ये MnO2 का चूर्ण क्या करेगा, ये मैग्नीज ऑक्साइड का चूर्ण क्या करेगा, ये MnO2 का चूर्ण इस अभिक्रिया की वेग बढ़ा देगा, धीमी है अभिक्रिया का बढ़ा देगा। ये पदार्थ क्या है, ये पदार्थ एक उत्प्रेरक का उदाहरण है, MnO2 किसका उदाहरण है, उत्प्रेरक का उदाहरण है।
क्या किया, स्वयं अपरिवर्तित है। वो वैसा का वैसा ही है जैसे स्कूलिंग लाइफ के अंदर जो टीचर होता है वो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए किसी बच्चे की पढ़ाई को बढ़ा भी सकता है, उसके नॉलेज को इंक्रीज भी कर सकता है, उसके नॉलेज को डिक्रीज भी कर सकता है। वो स्वयं अपरिवर्तित है, उसको फेल पास से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये वाले सिस्टम में आप इसको बहुत करो, सामान्य लैंग्वेज का भाषा आपको ये समझो। तो जो स्वयं अपरिवर्तित रहकर रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। ये देखिए ये MnO2 स्वयं अपरिवर्तित रहेगा और ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। 2KClO3 2KCl4 और 3O2 टूटेगा। एक और देखिए, जैसे कोई वनस्पति तेल है, मैंने लिखा वनस्पति तेल, ये वनस्पति तेल की अगर आप हाइड्रोजन से क्रिया कराते हो, मतलब हाइड्रोजनीकरण कराते हो, तो क्या बनेगा, वनस्पति घी प्राप्त होगा। ये अभिक्रिया की मंद अभिक्रिया है। आप क्या करें, ये पूरा मैंने वेग, इसका मतलब वनस्पति तेल, ये वनस्पति घी, इसमें आप क्या मिला दे, आप इसमें निकल का चूर्ण मिला दे, तो Ni मिला दे, तो निकल का चूर्ण मिला दे। ये निकल का, ये क्या है निकल, ये निकल आपके पास उत्प्रेरक है जिसने अभिक्रिया के वेग को, उसकी तेजी को बढ़ा दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई उत्प्रेरक का मतलब क्या है। उत्प्रेरक का मतलब क्या है, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। उदाहरण के माध्यम से MnO2 और निकल हो सकता है। और हम उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं, हम अवस्था के आधार पर भी पढ़ रहे हैं और हम क्रिया के आधार पर भी पढ़ रहे हैं। क्रिया के आधार पर हमें आज नहीं पढ़ रहे हैं, वो 4 उत्प्रेरक पढ़ने पड़ेंगे और ये क्रिया के आधार पर नहीं, क्रिया के आधार पर बाद में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया है, वो हम क्रिया के आधार पर नहीं पढ़ रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो यूं समझ लो अवस्था के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो आज क्रिया के आधार पर नहीं पढ़ते हैं, आज अवस्था के आधार पर पढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं और हम ये समझ लो कि अवस्था के आधार पर हम पढ़ लेते हैं, क्रिया के आधार पर हम अगले वाले वीडियो पढ़ लेंगे। तो चलिए, तो आपको एक शब्द और मिला, उत्प्रेरण क्या है, तो वो भी दोबारा सुनो, ठीक है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वयं में परिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। वो ये क्रिया होती है, वो क्रिया क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। वो क्रिया क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। मतलब वह क्रिया जिसमें कोई पदार्थ स्वयं में परिवर्तित रहते हुए किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में कमी या बढ़ोतरी कर देता है, वो क्रिया क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। अगला आया, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो आप अवस्था के आधार पर, मैंने यहाँ पहले तो लिखा था तो क्रिया लिख दिया था, लेकिन क्रिया के आधार पर हम अगले वीडियो पढ़ लेंगे। आज हम अवस्था के आधार पर पढ़ लेते हैं। तो चलिए, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर नीचे लिख भी रखे हैं। एक तो होता है सममांगी उत्प्रेरक, दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक। तो सममांगी और विषमांगी उत्प्रेरक ये अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ेंगे। क्रिया के आधार पर हम उत्प्रेरक के 4 प्रकार पढ़ेंगे। क्रिया के आधार पर हम उत्प्रेरक के कितने प्रकार पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ लेते हैं और पहला पढ़ लेते हैं, वो हो गया सममांगी उत्प्रेरक। तो आप उसको सबसे पहले मैं उदाहरण लिख देता हूं आपके सामने, जिससे आप थोड़ा बहुत समझ जाइए और थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान दें तो आपको जानकारी मिल जाएगा। जैसे कैसे, मैंने लिखा है, एक उदाहरण लिख रहा हूं आपके सामने। पहले लिखे तो हम सममांगी उत्प्रेरक समझ रहे हैं, सममांगी उत्प्रेरक समझ रहे हैं, और जो क्रिया होगी वो सममांगी उत्प्रेरण हो जाएगा, वो अलग मैटर है। आपको सममांगी उत्प्रेरक समझ रहे हैं तो मेरी बात समझिए, ठीक है। आप सबसे पहले उदाहरण समझा मैंने, CH3 COO, ये तो हो गया एसीटेट और आगे लगा दिया CH3। तो ये CH3 का नाम होता है मेथिल, ये तो होता है मेथिल, और ये एसीटेट, ये मेथिल एसीटेट है। ये किसने किससे क्रिया की, जल से, H2O से, इसने जल से क्रिया की, ठीक है। और उत्प्रेरक कौन सा काम आया, HCl काम आया, हाइड्रोक्लोरिक नाम का उत्प्रेरक काम आया। और बढ़ क्या किया, एसिटिक अम्ल बढ़ गया। एसिटिक अम्ल का मतलब क्या बन गया, CH3 COOH, CH3 COOH बढ़ गया, CH3 COOH बढ़ गया। एक क्या काम आ गया, पीछे कौन बच गया, एक तो CH3 बच गया और यहां से क्या बच गया, OH। ये जो CH3OH बच गया। ये तो कौन सा अम्ल है, आपने उदाहरण पढ़ा सिरके वाला अम्ल है, दुर्बल अम्ल का उदाहरण है एसिटिक अम्ल। और ये कौन है, एक जहर वाला है, अल्कोहल शराब होता है, मेथनॉल एथेनॉल। तो एथेनॉल जो होता है वो शराब होता है और मेथनॉल जो होता है एक जहरीला पदार्थ होता है, ये मेथनॉल।
CH3OH। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये हमारे पास कौन है अभिकारक, ये हमारे पास कौन है उत्प्रेरक, जो तीर के निशान के ऊपर लगा रहे हैं। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के ऊपर जो लिखा होता है वो ताप नाम उत्प्रेरक लिखा होता है, उत्प्रेरक लिखेगा। और ये क्या है हमारे पास प्रोडक्ट। अब आप देखोगे तो मेथिल एसीटेट भी लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी की अवस्था जो होती है उसकी द्रवीय होती है, और HCl भी लिक्विड फॉर्म में होता है, एसिडिक अम्ल भी लिक्विड फॉर्म में होता है, CH3OH मेथनॉल वो भी लिक्विड फॉर्म में। आपको क्या पता लगा इसमें, मतलब एक ऐसी अभिक्रिया लिखी है मैंने जिसमें अभिकारक की भौतिक अवस्था भी द्रव है, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भी द्रव है, और उत्पाद की भौतिक अवस्था भी द्रव है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं तो वो उत्प्रेरक सममांगी उत्प्रेरक कहलाता है। और वो क्रिया क्या कहलाती है, वो क्रिया आपके लिए सममांगी उत्प्रेरण कहलाएगी। तो दोबारा समझ जाइए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिएक्ट करने वाले एक्टिवेटर, एक्शन करने वाले एक्टिवेटर, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट तीनों की फिजिकल स्टेट जो होती है वो इक्वल होती है, समान होती है, इसका मतलब हम उसको सममांगी उत्प्रेरक कह सकते हैं। और वो क्रिया क्या कहलाती है, सममांगी उत्प्रेरण कहलाती है। आप उसको उत्प्रेरण कर देते हैं, सममांगी उत्प्रेरण कहलाती है, ये उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, एक और उदाहरण किताब में लिख रखा, हम उसको भी लिख देते हैं, आपको समझाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, इसके दो अणु ले लिए, गैस है, उसकी क्रिया कराई इन्होंने ऑक्सीजन के साथ, O2 गैस, और जो उत्प्रेरक लिया वो नाइट्रस ऑक्साइड वाला NO, वो भी गैस का हो, और जो प्रोडक्ट बनाना वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, तो वो क्या बन गया SO3(2). ये काम है, ठीक है। अब आप समझो क्या, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, इसका मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान है, इसलिए ऐसा उत्प्रेरक सममांगी उत्प्रेरक कहलाता है, और ऐसा एक्शन, ऐसा रिएक्शन सममांगी उत्प्रेरण कहलाता है। लीजिए, ये आपके सामने उदाहरण समझ में आ गया होगा। कभी कभार ऐसा समझ में लिख दिया, मेथिल एसिड के साथ पानी लिख दिया और एसिटिक अम्ल मेथनॉल बना दिया और कह दिया कि इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक चाहिए, तो तीर के निशान के ऊपर ऐसे लगेगा। अब अभी ऐसा पूछ लिया, SO2 और O2 लिख दिया और 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया, अब पूछ लिया कि भाई इस पे कौन सा उत्प्रेरक काम आ रहा है, आप लिखिए उसमें NO काम आ रहा है। ठीक है, NO का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड काम आ रहा है, ये तीनों हो जाएगा। अब इसका मतलब आप सममांगी उत्प्रेरक का मतलब समझ गए, तो विसमांगी का मतलब अपना आप समझ लेंगे। अब अपना आप कैसे समझते होंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद अगर तीनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होगी तो उत्प्रेरक को हम क्या कहेंगे, विसमांगी उत्प्रेरक कह देंगे। स्वाभाविक है, नेचुरल है, अपना आप आइडिया जाता, अपना आप बन जाती परिभाषा। तो ये आज की अंतिम चीज पढ़ लेते हैं, विसमांगी उत्प्रेरक, विसमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, उदाहरण के रूप में आपके सामने लिखते हैं अमोनिया के बनने की समीकरण। नाइट्रोजन गैस 3 हाइड्रोजन गैस से जुड़ा और 2 अमोनिया के अणु बन गया, जैसे ये अमोनिया। लेकिन ये एक क्रिया जब पूरी होती है तो इसके लिए एक उत्प्रेरक काम आता है, वो उत्प्रेरक होता है आयरन के नाम का रंग का चूल्हा काम आता है, वो ठोस होता है। दूसरा उदाहरण और ले लीजिए, वनस्पति तेल लिखा था आपने, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन की क्रिया की, हाइड्रोजनीकरण किया उसका गैस के साथ, उत्प्रेरक काम किया आपने निकल, ठोस है, और आगे वनस्पति घी बन गया जो खुद हमने आपने ठोस है। ये कौन है, अभिकारक, ये कौन है, उत्प्रेरक, तीर के निशान के ऊपर वाले, और ये कौन है, उत्पाद। लीजिए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद
तीनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो, ऐसे उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं और ऐसी क्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे वापिस क्रिया को, इस क्रिया को क्या कह देंगे हम, इस क्रिया को कह देंगे विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण। लीजिए अमोनिया के बनने के समीकरण में कौन सा उत्प्रेरक काम आता है आयरन का, और वनस्पति तेल का जब आप हाइड्रोजनीकरण करते हो उसका और वनस्पति घी बनाते हो तो कौन सा उत्प्रेरक काम आता है, निकल पहले आ गया था जानकारी में। तब आप समझ जाइए तो ये आपकी आज की जानकारी थी जिसमें आपको विषमांगी समांगी उत्प्रेरकों के बारे में, उत्प्रेरण के बारे में, उत्प्रेरक के बारे में और उदासीनीकरण की क्रिया को हमने वापस रिवाइज किया था क्योंकि इस पार्ट में भी थी तो मैंने इस पार्ट में भी लिखा। तो सारी अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लिए और उत्प्रेरक के हमने 2 प्रकार पढ़ लिए, अवस्था के आधार पर समांगी विषमांगी। अब हमारे पार्ट के अंदर थोड़ा सा बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार और उत्प्रेरक के गुण। इसके साथ फिर पार्ट पूरा का पूरा उत्प्रेरक की विशेषताएं गुण बताता हुआ पार्ट खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए केवल बस इतना ही, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें, आप अगर कोई पढ़ रहे हो और आपने हमारा वीडियो देखकर तो उस वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप में से कोई भी सरकारी स्कूल में या अन्य किसी विद्यालय में पढ़ता है और उन तक भी अगर आप वीडियो पहुंचा सकते हैं, कक्षा 10 का ये वीडियो मैं उन तक भी पहुंचा सकता हूं या पहुंचा सकती हूँ, तो उन तक भी जरूर शेयर करें जिससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। अभी के लिए केवल बस इतना ही। मैं नारायण लाल खारोड़, आदर्श विद्या मंदिर, करेड़ा, जिला बिलवाड़ा।